हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ना आप पे एक बहुत बड़ा ट्रुथ बॉम्ब फोड़ने वाली हूँ, एक रियलिटी बताने वाली हूँ। तो इमेजिन करिए आपके पास एक मेल आती है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के या जॉब के इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आप उसके लिए मेहनत करने लगते हो कि आपको वो इंटरव्यू क्लियर करना है किसी तरह। लेकिन उस इंटरव्यू के दौरान मैंने कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की जिन्होंने मुझे पहली बार ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इंटरव्यू का रिजल्ट सिर्फ इंटरव्यू परफॉर्मेंस से ही तय होता है, या फिर कहानी में कुछ और भी ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट्स को ना कभी दिखाई ही नहीं देता। राइट। तो होता क्या है, लास्ट ईयर मुझे एम्स दिल्ली की तरफ से एक ऑफिशियल मेल आता है, ठीक है, जिसमें मुझे साफ साफ बताया गया कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ एक प्रोजेक्ट के लिए। ये एक आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट था जिसकी पोस्ट प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की थी। तो मैं उस मेल को देख के बहुत ही खुश हो जाती हूँ कि फाइनली आई गेट अ चांस टू वर्क इन सच अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट के नेम के हिसाब से अपने बीएससी और एमएससी के सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करना, उनकी तैयारी करना स्टार्ट करती हूँ। और उन्होंने मेरा इंटरव्यू रखा था वीकेंड पे, एम्स के एकेडमिक ब्लॉक में। उन्होंने रूम नंबर उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, वहाँ पे मुझे बुलाया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे इस इंटरव्यू ने मुझे क्या सिखाया, क्या मैंने सीखा इससे, और एज अ एचआर जो भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है लाइफ का एज इन करियर में। और आज मैं आपके साथ वो 3 चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने उस इंटरव्यू के दौरान नोटिस की थी, जिन्होंने मतलब जिसको देखकर मेरे दिमाग में पहली बार सवाल उठे कि क्या हर इंटरव्यू वाक़ई उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जितना कैंडिडेट हमेशा सोच के चलते हैं। तो हम बात करते हैं ऐसे 3 रेड फ्लैग्स की, ठीक है? जो सबसे पहला रेड फ्लैग होता है वो आपको कैंडिडेट से ही पता चलता है। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे कुल मिला के सिर्फ़ 6 या 7 ही शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स थे। उन्होंने सबसे पहले एक लड़के को अंदर बुलाया, ठीक है? उसका इंटरव्यू पूरे 10 से 15 मिनट तक चला होगा, ठीक है? अक्सर क्या होता है ना कि ऐसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में जो पहला कैंडिडेट होता है ना, वो एक बेंचमार्क सेट कर देता है कि वहाँ पे फिर प्रोफ़ेसर्स की एक्सपेक्टेशंस उससे कंपेयर करके की जाती है। लेकिन बाद में पूरा प्रोसेस ऑब्ज़र्व करने के बाद मुझे लगा शायद पैनल का अटेंशन और एंगेजमेंट उस कैंडिडेट के साथ नेचुरली थोड़ा ज़्यादा ही था। तो इस पॉइंट तक मैं बस ऑब्ज़र्व कर रही थी, लेकिन इंटरव्यू के अंदर जो अगली चीज़ मैंने नोटिस की, वही वो मोमेंट था जहाँ से मेरा पूरा परसेप्शन चेंज होना शुरू हुआ। जैसे उस लड़के के बाद सेकंड नंबर जो था ना वो मेरा था। तो जैसे मैं अंदर गई, वहाँ बैठी, तो जो मेल और फीमेल प्रोफ़ेसर्स थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही कैजुअल थी। जबकि मैंने सोचा था इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो ऑब्वियस सी बात है दे वुड बी वेरी स्ट्रिक्ट विद मी, राइट? कि एक बहुत ही सीरियस इंटरव्यू होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि शायद मुझे लगा कि वो मुझे कंफर्टेबल करने के लिए इतने कैजुअल मेरे साथ हो रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस करना शुरू किए। तो मेरी बारी में उन्होंने मुझसे कोई एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, ना कोई डीप टेक्निकल सवाल पूछे। उन्होंने मुझसे बिल्कुल बेसिक सवाल किए कि क्या किया है तुमने, दैट्स द मेल प्रोफेसर हैव आस्क्ड मी। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया, मैंने अपने आप को फिर इंट्रोड्यूस किया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाई आर यू द बेस्ट चॉइस फॉर दिस, राइट? तो फिर उसके बाद मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि क्यों हूँ मैं, ठीक है। फिर ऐसे बातचीत पूरी तरह से सिर्फ हिंदी में ही हो रही थी, जबकि मैंने सोचा था कि इंग्लिश में होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। और वो एम्स का बहुत ही सीरियस इंटरव्यू नहीं, बल्कि एक मतलब कैजुअल चैट लग रही थी कि जैसे प्रोफेसर जस्ट लाइक हैविंग अ कैजुअल चैट विद मी, जिसमें उनकी क्लास की कोई स्टूडेंट हूँ और वो मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा था। पहले तो मुझे लगा मुझे कंफर्टेबल करने के लिए कर रहे हैं, और उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि पैनल का ओवरऑल एनर्जी लेवल और क्यूरियोसिटी बाकी कैंडिडेट्स के लिए उतनी इंटेंस नहीं थी। क्योंकि कई बार क्या होता है, पैनल को अगर किसी कैंडिडेट में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट मिल जाता है तो उसके बाद आपका इंटरव्यू थोड़ा कैजुअल कन्वर्जेशन की तरह जाएगा, कोई डिटेल इवैल्यूएशन की तरह नहीं, जो ये वाला हो रहा था। तो यहाँ तक तो सबको थोड़ा-थोड़ा डाउट हो ही गया होगा, राइट? तो अब बात करते हैं रेड फ्लैग नंबर 3 की। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इस पोस्ट के लिए क्यों बेस्ट हो, तो जब मैंने उसका आंसर देना स्टार्ट किया, तो मैंने जो टाइटल था हमारा जिस पे हम काम करने वाले थे, उसके बारे में बताना स्टार्ट कर दिया कि भई आई नो दिस, मुझे पता है इस कंडीशन के बारे में, तो इसलिए मैं बेस्ट चॉइस हूँ इसकी। तो उसके बाद प्रोफ़ेसर ने मेरी ही बात को कंटिन्यू करते हुए मुझसे पूछा दैट हाउ डू वी फिक्स दिस कंडीशन? इस कंडीशन को हम फिक्स कैसे करेंगे? इसका क्योर क्या है? तो मैंने उसका जवाब दिया उनको। तो जवाब सुनने के बाद प्रोफ़ेसर ने, जो फीमेल प्रोफ़ेसर थी वहाँ पे, उनको बोला, "शी नोज़ एवरीथिंग।" अब आप बताओ, आप एक इंटरव्यू दे रहे हो और आपको इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिले अगर सामने से, तो आप तो थ्रिल्ड हो जाओगे ना। आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है? कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है?
बट उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, जो कि उसी से रिलेटेड था, टाइटल से, टॉपिक के। तो वो क्वेश्चन का आंसर ना मुझसे गलत हो जाता है, मैं उस क्वेश्चन का आंसर गलत कर देती हूँ, मैं उन्हें गलत बताती हूँ। तो अब गलत होने के बाद प्रोफेसर ने मेरी फाइल वहीं बंद कर दी और मुझे कहा कि अब आप जा सकते हैं, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मतलब एक क्वेश्चन गलत हुआ, उसके ऊपर ना ही कोई क्रॉस क्वेश्चन हुआ मुझसे, ना ही उस पे कोई डीप डिस्कशन लिया गया, नहीं। तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ इस पे, ठीक है? उसके बाद मैं वहाँ से चले जाती हूँ। उसके बाद मुझे हॉल में वहाँ पे एक और जो लड़की थी, जो कैंडिडेट थी, जो इंटरव्यू के लिए आई हुई थी, वो मुझसे मिलती है और मुझे बोलती है कि यार इंटरव्यू तो बहुत ही छोटा था, उन्होंने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, उन्होंने तो बस इतना पूछा कि तुमने मास्टर्स में क्या किया है और मुझे भेज दिया। बोलते ठीक है, अब आप जा सकते हो। तो उससे तो सिर्फ इतना ही पूछा क्योंकि वो लास्ट थी। तो मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाते-जाते उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया। उन्होंने उन्होंने बिल्कुल एफर्ट ही नहीं डाले दूसरे कैंडिडेट्स पे, कोई टेक्निकल सवाल नहीं, कोई थ्योरेटिकल सवाल नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मुझसे वो क्वेश्चन सिर्फ़ इसीलिए पूछा क्योंकि मैंने पुश किया उसको, ठीक है? जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने टाइटल जो था हमारे प्रोजेक्ट का उसके बारे में बात करने लगी, उसके बारे में बताने लगी प्रोफ़ेसर को कि दिस ऐसे होता है, इस कंडीशन में ये होता है। तो दैट इज़ व्हाई उन्होंने जस्ट कंटिन्यू किया मेरी ही बात को। तो अब बात करते हैं फाइनल ट्रुथ की। तो मैंने अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी ये इनको शांत रखा। क्यूरियोसिटी तो थी मेरे अंदर, ठीक है? और मैंने रिजल्ट का वेट किया, जिसका मुझे लग रहा था बहुत पॉजिटिव आउटकम आएगा क्योंकि मुझे प्रोफ़ेसर की बात याद थी कि उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया था इंटरव्यू के बीच में। फिर 1 महीने के बाद मैंने मेरी एक फ्रेंड है जो एम्स में ही काम करती है, एक्चुअली नॉट 1, माय 2 फ्रेंड्स वर्क देयर। तो मैंने उनको मैसेज किया और उनको बोला यार पता करो ना इस प्रोजेक्ट में कौन सेलेक्ट हुआ है। तो उन्होंने जब पूछा देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लड़का सेलेक्ट हुआ है और वो लड़का वही था जो फर्स्ट नंबर पे गया था। तो मुझे ये इसलिए पता क्योंकि जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गई थी तो उन्होंने मुझे एक अटेंडेंस जो शीट होती है वो दी थी और मेरा नंबर उसमें सेकंड पे था। तो और उससे जो सबसे ऊपर नंबर था वो उसी लड़के का था जो पहले गया था और वही लड़का सेलेक्ट हुआ। तो जो मुझे फील हो रहा था ना बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ। उस मोमेंट पे मुझे लगा कि शायद जिन डिफरेंसेस को या जो ऑब्जर्वेशन मैं कर रही थी इंटरव्यू के दौरान, वो सिर्फ मेरी ओवर थिंकिंग नहीं थी, वो बिल्कुल सही था। तो मैं इस वीडियो से आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि टाइम के साथ जो मैंने एक चीज़ समझी है कि बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और प्रोजेक्ट में हायरिंग प्रोसेस नॉर्मल कॉलेज प्लेसमेंट से ना काफ़ी डिफरेंट होता है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स और एकेडमिक हायरिंग में कई बार ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो पहले से इंस्टीट्यूट को जानते हैं, कभी इंटर्नशिप की होती है उन्होंने या किसी प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस लिया होता है या कभी पैनल उनके काम से पहले से फ़ेमिलियर होता है और नेचुरली उनका ओवरऑल कंफर्ट लेवल और जो उनकी पोज़ीशन होती है वो हमसे स्ट्रॉन्गर हो सकती है, राइट? तो कई बार प्रोफ़ेसर्स भी उन कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, जिनकी वर्किंग स्टाइल और कैपेबिलिटी के बारे में उन्हें पहले से आइडिया होता है, राइट? क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि कैंडिडेट का लैब एनवायरनमेंट, डॉक्यूमेंटेशन या प्रोजेक्ट वर्कफ़्लो का कितना एक्सपोज़र है। और प्रैक्टिकली बात बताऊँ मैं एज़ अ एचआर तो ये चीज़ प्राइवेट कंपनी में भी होती है। आपने रेफ़रल सुना होगा ना कि एक फ्रेंड जो होता है वो रेफ़र करता है दूसरे फ्रेंड को कंपनी के अंदर और जो नॉन कैंडिडेट्स होते हैं ना उन्हें हर जगह एक नेचुरल एडवांटेज मिल जाता है। ये हर जगह होता है। और बाकी जो ये जो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इनमें एक प्रॉपर ऑफ़िशियल प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ता है। जैसे एडवर्टाइज़मेंट रिलीज़ करनी पड़ेगी, तो एम्स में जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम होता है ना, तो उनकी एडवर्टाइज़मेंट एम्स की मेन साइट पे रिलीज़ होती हैं। एप्लीकेशंस लेनी पड़ेंगी उनको, ठीक है, एप्लीकेंट्स की और मल्टीपल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है। तो ये सारा का सारा एक प्रोसेस फ्लो है। तो इसीलिए इंटरव्यू ऑफ़िशियली होते हैं, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट भी किए जाते हैं और पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस डॉक्यूमेंट भी होता है, ठीक है? लेकिन उस एम्स इंटरव्यू के बाद मुझे है ना ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हुई कि सिर्फ नॉलेज ही सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता। कभी फ़ैमिलियरिटी, आपका प्रीवियस एक्सपोज़र कितना है, प्रोजेक्ट के लिए आप फिट हैं या नहीं, आपने कितने प्रोजेक्ट किए हैं और इंटरनल एक्सपीरियंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऑनेस्टली ये समझने के बाद ना मैंने अपने रिजेक्शन को थोड़ा डिफरेंटली देखना भी शुरू किया, राइट? तो आप भी ऐसा कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हों, क किया हो कभी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच और ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ़ एक ही वो था ताकि आप भी सिस्टम को थोड़ा समझ सकें।